अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी जो हम चैप्टर स्टडी करने लगे हैं वो चैप्टर नंबर 12 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये सेकेंड ईयर का पहला चैप्टर है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक ये है कि हमारे पास कोई चार्ज है, रेस्ट हालत में पड़ा हुआ है। रेस्ट हालत में पड़े हुए चार्ज की हमने एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस के तहत स्टडी करनी है, तो इसी स्टडी को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कोई भी चार्ज रेस्ट हालत में, जैसे कि ये चार्ज हम कहते हैं रेस्ट हालत में है, और रेस्ट हालत में पड़े हुए चार्ज की ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो मुताला होगा, इसी मुताले को कहा जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस चैप्टर के अंदर जो चार्जेस हमने स्टडी करने हैं या जिन चार्जेस के साथ हमने डील करना है वो चार्जेस हैं पॉइंट चार्जेस। तो पॉइंट चार्ज क्या होता है? एक ऐसा चार्ज जिसकी डायमेंशन ना हो, ए डायमेंशनलेस चार्ज इज कॉल्ड द पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के रिलेटिवली एक और चार्ज होगा जो हमने यहाँ पे स्टडी करना होगा, वो है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। एक ऐसा चार्ज जो कि छोटे से छोटा चार्ज है। इस चार्ज का जो फील्ड है ये दूसरे चार्ज के, जिसके फील्ड को हमने मेजर करना है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करता, इसलिए हम कहते हैं ये छोटे से छोटा चार्ज है, यूनिट चार्ज है। और साथ में इसके नाम के साथ लिखा है पॉजिटिव, इसलिए लिखा है कि ये पॉजिटिव चार्ज होता है। और टेस्ट इसलिए लिखा है साथ में इसके नाम के, क्योंकि ये दूसरे चार्ज के फील्ड को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसलिए इसका पूरा नाम बनेगा ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम अपने इस चैप्टर के अंदर रिप्रेजेंट किया करेंगे क्यू नॉट से, और जो पॉइंट चार्ज हुआ करेगा इसको रिप्रेजेंट किया जाया करेगा क्यू से। तो हमारे पास जो चार्जेस होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। तो पॉजिटिव चार्जेस की जब भी बात करेंगे तो फौरन हमारे ज़हन में आएगा प्रोटॉन, और नेगेटिव चार्जेस के लिए हमारे ज़हन में आएगा इलेक्ट्रॉन। अभी हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं इसका पहला आर्टिकल, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ जो है एक फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर चार्ल्स कूलम ने 1784 में प्रपोज किया था दो चार्जेस के लिए, 2 पॉइंट चार्जेस के लिए। उसका ये कहना था कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं। एक पॉइंट चार्ज को हम कह लेते हैं Q1, दूसरे पॉइंट चार्ज को हम नाम देते हैं Q2। एक पॉइंट चार्ज के सेंटर से दूसरे पॉइंट चार्ज के सेंटर तक का फासला r है। इन 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान में जो फोर्स होगी वो म्यूचुअल फोर्स होती है, और इसी म्यूचुअल फोर्स के बारे में उसने कहा था कि म्यूचुअल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ these two charges Q1 and Q2 and inversely proportional to the scale of the distance between these two charges as shown in this equation। तो इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को खत्म कीजिएगा, इक्वल का साइन लेकर आइएगा, तो हमें कांस्टेंट जरूरत पड़ेगी, वो कांस्टेंट K है। तो K यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, तो इस K की वैल्यू जो है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 यहाँ पे कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, और एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट होता है, इसे हम कहते हैं फ्री स्पेस परमिटिविटी। कैसे फ्री स्पेस परमिटिविटी कैसे कहते हैं? कहते हैं ये दो हमारे पास चार्जेस हैं, इनके दरमियान में यहाँ पे एक फ्री स्पेस है, उस फ्री स्पेस के कांस्टेंट को कहा जाता है फ्री स्पेस परमिटिविटी। और इस फ्री स्पेस में कितना इजाजतनामा देना है इस चार्ज को इस चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करने का, या इस चार्ज को इस वाले चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करने का, उस इजाजतनामे को हम परमिटिविटी कहते हैं। और ये फ्री स्पेस का एक इजाजतनामा है, इसलिए इसे कहा जाएगा फ्री स्पेस परमिटिविटी या वैक्यूम परमिटिविटी। और उस वैक्यूम परमिटिविटी या फ्री स्पेस परमिटिविटी की एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू कैलकुलेट की गई है ये है 8.85 क्रॉस 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, 4 की जगह 4, पाई की जगह पाई की वैल्यू, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की जगह। फिर इस 1 को इस सारी वैल्यू के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 9 क्रॉस 10 की पावर 9। और ये जो यूनिट होगी ये एप्सिलॉन नॉट और K की यूनिट जो होती हैं ये रेसिप्रोकल फॉर्म में होगी, तो इस यूनिट का ये उलट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब ये जो K है इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है। दो चार्जेस, एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करनी है। आप कहते हो Q1 चार्ज Q2 चार्ज के ऊपर जो फोर्स अप्लाई करता है वो रिपल्सिव फोर्स है राइट हैंड साइड पर,
राइट साइड पर, और वो फोर्स का नाम हम रख लेते हैं F21। जिस चार्ज के ऊपर फोर्स अमल कर रही है वो चार्ज का नंबर है 2, इसलिए उसको हम पहले लिखेंगे, और जिस चार्ज की तरफ से फोर्स अप्लाई की जा रही है उसका नंबर बाद में लिखा जाएगा, तो 1 नंबर बाद में आ रहा है। इसी तरह से ये वाला चार्ज Q2 जो है Q1 चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो 1 चार्ज जो है उसके ऊपर फोर्स क्योंकि अप्लाई की जा रही है इसलिए उसका नंबर पहले लिखा जाएगा, और चार्ज नंबर 2 की तरफ से फोर्स अप्लाई की जा रही है इसलिए उसका नंबर बाद में लिखा गया। फोर्स जो है ये एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है, इसलिए इसका यूनिट वेक्टर या डायरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस F21 वेक्टर की डायरेक्शन में हम एक यूनिट वेक्टर शो कर लेते हैं r हैट, और इसके साथ जो नंबर है वही लिखा होगा जो फोर्स का नंबर है। फोर्स के साथ 21 है तो ये भी 21 लिखा जाएगा। तो यहाँ पे इस फोर्स के लिए यूनिट वेक्टर जो होगा वो r12 हैट है। तो ये यूनिट वेक्टर ब्लैक कलर का यहाँ पे दिखाया गया, और इस साइड पर ये ब्लैक कलर का यूनिट वेक्टर दिखाया गया। आप देखें जितनी इस चार्ज की मैग्नीट्यूड है उतनी इस चार्ज की मैग्नीट्यूड है, जितनी इसने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करनी है उतनी ही इसने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करनी है। तो इसका मतलब है दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर एक जितनी फोर्स अप्लाई करेंगे, तो इससे मैं कह सकता हूँ कि ये जो F12 फोर्स है ये इक्वल होगी F21 फोर्स के। लेकिन देखें कि इस चार्ज ने जो इस Q2 चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई की है वो राइट साइड पर है रिपल्सिव फोर्स, और Q2 चार्ज ने जो Q1 चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई की है वो लेफ्ट साइड पर है। दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो याद रखिएगा जो फोर्सेस होती हैं ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। तो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में, इसी वजह से हमने यहाँ पे माइनस साइन लिखा है कि ये शो किया जा सके कि F12 वेक्टर जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में होती है F21 वेक्टर के। जी इसी चीज़ को हमने नेक्स्ट मैथमेटिकली प्रूव भी करना है, और नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमने डायग्राम के मुताबिक ये स्टडी किया था कि F12 वेक्टर जो है ये इक्वल होता है माइनस F21 वेक्टर के। इसी चीज़ को हमने अब प्रूव करना है मैथमेटिकली। तो हम जानते हैं जैसा कि F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्केयर होता है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। तो फिर ये जो फोर्स की वैल्यू लिखी है ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म में है, इसको हमने कन्वर्ट करना है वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस मैग्नीट्यूड के साथ हम ये डायरेक्शन लिखते हैं। अगर ये यूनिट वेक्टर 1-2 की फॉर्म में लिखा हुआ है तो ये फोर्स भी 1-2 की फॉर्म में आएगी, और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिलकर इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। इसलिए इस फोर्स के ऊपर एरोहेड हम ड्रॉ कर रहे हैं। अगर यहाँ पे 1-2 है तो यहाँ पे 1-2 आ रहा है, और अगर यहाँ पे 1-2 की बजाय 2-1 लिख लेंगे तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर के साथ भी 2-1 आ जाएगा। और हम ये बात जानते हैं कि यहाँ पे कुछ देर पहले मैंने लिखा था कि R21 वेक्टर R हैट 21 वेक्टर इस साइड पर है, और इस साइड पर लिखा था R12 हैट यूनिट वेक्टर इस साइड पर। दोनों इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि R12 हैट इज इक्वल टू माइनस R21 हैट होता है। याद रखिएगा यूनिट वेक्टर हैं दोनों यूनिट वेक्टर होने की वजह से इनकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, और डायरेक्शन एक की राइट साइड थी और एक की लेफ्ट साइड थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों मैग्नीट्यूड में तो बराबर हैं लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है, और अपोजिट डायरेक्शन को ही नेगेटिव साइन से यहाँ पे शो किया गया। अब इस वैल्यू को ही हमने पुट करना है यहाँ पे, तो पुट करते हैं इस वैल्यू को यहाँ पे। तो K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, तो वैसे का वैसे, और इस R12 हैट की जगह हम लिखेंगे माइनस R21 हैट। तो माइनस R21 हैट, ये माइनस है हम शुरू में लिख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और R21 हैट वैसे का वैसे लिखा, ये माइनस वैसे का वैसे। तो बाकी ये वाली जो वैल्यू जो मैं सर्कल कर रहा हूँ ये वाली वैल्यू आप ये देखें इस वैल्यू के इक्वल आ रही है, और ये वाली वैल्यू किसके बराबर होती है F21 वेक्टर के। इसलिए हम इस वैल्यू की जगह लिख लेंगे F21 वेक्टर। तो प्रूव हो गया कि हेंस F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। जी अभी तक हमने इन दो चार्जेस के दरमियान में वैक्यूम को रख के स्टडी किया है। अब हम कहते हैं कि अगर इन दो चार्जेस के दरमियान में कोई इंसुलेटर है, इस इंसुलेटर ने क्या करना है कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान में जो म्यूचुअल फोर्स होती है उसको रिड्यूस कर देना होता है। रिड्यूस किसकी वजह से करना होता है? बेसिकली इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का फिनोमेना होता है, उसकी वजह से इन दोनों चार्जेस की जो म्यूचुअल फोर्स होती है वो रिड्यूस हो जाती है। इस इंसुलेटर को हम डाइलेक्ट्रिक भी कहते हैं, और इस इंसुलेटर का एक कांस्टेंट होता है जिसमें
इस चार्ज के ऊपर फोर्स, इस चार्ज के ऊपर फोर्स को रिड्यूस करना है, उस कांस्टेंट को हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर से इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। और ये एप्सिलॉन आर जो है ये फोर्स को रिड्यूस करता है, इसलिए हमने इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर एप्सिलॉन आर को जब इंट्रोड्यूस करवाया है तो डिवीजन में इंट्रोड्यूस करवाया ताकि पता चल सके कि ये फोर्स के वैल्यू रिड्यूस कर चुकी है। और फोर्स के वैल्यू रिड्यूस होकर एक नई वैल्यू आएगी और नया नाम रखा जाएगा, वो है एफ प्राइम। तो एफ के बजाय यहाँ पे एफ प्राइम नाम रख दिया गया। तो फिर इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 के साथ, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 के साथ डिवाइड कीजिएगा। डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाय एफ प्राइम। फिर इस एफ प्राइम को इधर ले आएगा, एफ इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एफ प्राइम। याद रखिएगा किसी भी डाइलेक्ट्रिक के लिए या इंसुलेटर के लिए एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू होती है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है, यूनिटी से बड़ी होती है। वैक्यूम के लिए सिर्फ 1 होती है, फॉर वैक्यूम एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1। और अगर हवा के लिए बात की जाए फॉर एयर तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है 1.0006। इस तरह से मुख्तलिफ मटेरियल हमारे बुक के अंदर दिए गए हैं जिनकी रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू दी गई है और वो वैल्यूज जो हैं 1 से बड़ी हैं, इसलिए हम कहते हैं कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो होती है वो हमेशा 1 से बड़ी होती है, मतलब यूनिटी से बड़ी होती है। उम्मीद करता हूँ आपको इस कूलम्स लॉ की समझ आ गई होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।